इस डीप डाइव में स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। हाँ, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं ना? हाँ बिल्कुल। हमारे पास आदित्य चौहान के नोट्स हैं और हमारा मकसद है इस पुरानी, मतलब बहुत पुरानी सभ्यता के खास पहलू समझना। जैसे इसकी खोज कैसे हुई, ये फैली कहाँ तक थी, इनका शहरी जीवन कैसा था, और वो रहस्यमयी अंत जिस पर आज भी बहस होती है। सही। तो शुरुआत कहाँ से करें? खोज से। हाँ, वो ठीक रहेगा। नोट्स बताते हैं कि 1826 में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीले का जिक्र तो किया था। अच्छा, मतलब काफी पहले। हाँ, पर वो बस एक जिक्र था। असली कहानी तो आप कह सकते हैं 1921 में शुरू हुई, जब दयाराम साहनी ने खुदाई शुरू की। जी, सर जॉन मार्शल के अंडर में। और फिर तो मोहनजोदड़ो भी सामने आया। और पिगट ने इन दोनों को ट्विन राजधानियां कहा था। क्यों? मतलब क्या ये इतने अहम थे? हाँ, शायद उनके साइज और जो चीजें वहां मिली उनके महत्व को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये दो बड़े सेंटर्स रहे होंगे। वैसे एक और दिलचस्प बात है, हाँ। नोट्स में इसे सभ्यता कहे या संस्कृति। अच्छा, इसमें क्या फर्क है? देखिए, कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि संस्कृति कहना शायद ज्यादा सही हो। क्यों? क्योंकि इनकी जो लिपि है वो मोहरों पर मिलती तो है, पर हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं आज तक। ओह हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो उनकी अपनी कहानी उनकी नजर से हम पूरी तरह समझ नहीं पाते, जैसे मिस्र या मेसोपोटामिया में लिखित रिकॉर्ड्स हैं। समझ गया। तो मतलब एक तरह की पहेली है अभी भी। अच्छा, तो इसका टाइम पीरियड क्या था? कब फली फूली ये संस्कृति? इसमें थोड़ा मतभेद है, जैसा कि पुरानी सभ्यताओं के साथ अक्सर होता है। हाँ, सबसे ज्यादा जो मान्य डेटिंग है वो C14 वाली, मतलब कार्बन डेटिंग। हाँ। वो इसे करीब 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच रखती है। ओके। लेकिन जो शुरू के विद्वान थे, जैसे जॉन मार्शल, वो इसे और पुराना मानते थे, करीब 3250 ईपू से 2750 ईपू। अच्छा, फाजा फर्क है। हाँ, और व्हीलर ने 2500 ईपू से 1500 ईपू के आसपास माना था। तो थोड़ा रेंज है। और फैली कहाँ तक थी? नोट्स में एक त्रिभुजाकार लिखा है। हाँ, इसका फैलाव गजब का था, करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सोचिए। बाप रे, बहुत बड़ा एरिया है। हाँ, पश्चिम में सुतकागेंडोर जो बलूचिस्तान में है, वहां से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर यूपी तक। वाह। और उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक, एक विशाल त्रिकोण जैसा। कमाल है। और सबसे ज्यादा जो बात हैरान करती है वो है इनकी टाउन प्लानिंग। ओह हाँ, वो तो लाजवाब थी। नोट्स में लिखा है ग्रिड सिस्टम, सड़कें समकोण पर काटती थी, मतलब एकदम प्लान्ड शहर। बिल्कुल, जैसे आजकल के सेक्टर होते हैं कुछ हद तक। ऑक्सफोर्ड सर्कस से तुलना की जाती है कभी कभी। सही। और धोलावीरा में पानी का मैनेजमेंट, वो तो अद्भुत है। उस जमाने में इतने बड़े जलाशय बनाना, पानी सहेजना, कमाल की इंजीनियरिंग थी। और मोहनजोदाड़ो का वो विशाल स्नानागार, उसे मार्शल ने आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। हाँ, वो शायद किसी धार्मिक या सामाजिक स्नान के लिए रहा होगा। बहुत बड़ा है। और वहीं पर विशाल अन्नागार भी मिला है, सबसे बड़ी इमारत। जी, इससे पता चलता है कि अनाज स्टोर करने का कितना मुनज्जम इंतजाम था उनके पास। शायद टैक्स अनाज के रूप में लेते हो, पता नहीं, हो सकता है। और लोथल, वो तो बंदरगाह था ना? हाँ, लोथल में डॉकयार्ड के पक्के सबूत मिले हैं। भोगवा नदी के किनारे था गुजरात में। ये दिखाता है कि समुद्री व्यापार होता था। और वहां से फारस की मुहरें भी मिली हैं शायद। जी, और चावल के भी सबूत मिले हैं। तो बाहरी दुनिया से कनेक्शन था। कालीबंगा में जुते हुए खेत, ये भी बड़ी खोज है। हाँ, दुनिया के सबसे पुराने जुते हुए खेतों में से एक माना जाता है। और वहां अग्निकुंड भी मिले हैं। अग्निकुंड मतलब आग की पूजा या यज्ञ वगैरह, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। लोथल में भी मिले हैं। और एक फर्क ये भी था कि मोहनजोदाड़ो में पक्की ईंटें थीं, तो कालीबंगा में कच्ची ईंटों के चबूतरे ज्यादा थे। अच्छा, हर जगह थोड़ा फर्क था। हाँ, लोकल स्टाइल या जरूरत के हिसाब से। हाँ, हड़प्पा में भी लाइन से बने अन्नागार और मजदूरों के घर मिले हैं। तो इन सब चीजों से उनके समाज के बारे में क्या पता चलता है? नोट्स में मात्र सत्तात्मक होने का इशारा है। हाँ, कुछ संकेत हैं। पक्के तौर पर कहना मुश्किल है बिना लिपि पढ़े, लेकिन जैसे नौसारों में मिली औरतों की मूर्तियों पर सिंदूर के निशान हैं। सिंदूर? अच्छा। हाँ। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शायद समाज मातृ प्रधान रहा हो, औरतों का सम्मान जरूर रहा होगा। और खाने पीने में? गेहूं और जौ इनकी मुख्य फसलें थीं, और कपास ये बहुत महत्वपूर्ण है। कपास? क्यों? क्योंकि माना जाता है कि कपास उगाने वाले ये दुनिया के पहले लोग थे।
यूनानी लोग इसे सिंडन कहते थे, जो शायद सिंधु से ही बना है। वाह, ये तो बड़ी बात है। और व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। हाँ, मेसोपोटामिया यानी आज का इराक वगैरह। वहां के सुमेरियन रिकॉर्ड्स में मेलुहा नाम की जगह का जिक्र है। वो सिंधु घाटी ही थी। ज्यादातर विद्वान यही मानते हैं। मेलुहा से व्यापार होता था, लेकिन मजे की बात यह है कि सिक्के नहीं मिले हैं इनके। सिक्के नहीं तो फिर व्यापार कैसे? शायद बार्टर सिस्टम से, मतलब चीजों की अदला बदली। अच्छा, वस्तु विनिमय। और कला कैसी थी इनकी? वो कांसे वाली नर्तकी की मूर्ति तो बहुत फेमस है। हाँ, मोहनजोदाड़ो से मिली वो डांसिंग गर्ल, वो लुप्त मोम विधि या लॉस्ट वैक्स टेक्निक का शानदार नमूना है। लॉस्ट वैक्स मतलब पहले मोम का मॉडल बनाते थे। हाँ, फिर उस पर मिट्टी का लेप लगाकर गर्म करके मोम पिघला देते थे और खाली जगह में धातु भर देते थे। बहुत उन्नत तकनीक थी। और वो मोहरें जिन पर जानवर बने होते हैं? हजारों मोहरें मिली हैं, ज्यादातर सेल खड़ी या स्टेटाइट की बनी है। उन पर जानवरों के चित्र हैं। सबसे कॉमन वो एक सींग वाला जानवर है, यूनिकॉर्न जैसा। हाँ हाँ, देखा है। और साथ में वही रहस्यमयी लिपि। और मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, लाल या गुलाबी रंग के, जिन पर काले रंग से डिजाइन बने होते थे। सुंदर लगते होंगे। अच्छा, इनके धर्म के बारे में क्या पता चला है? लगता है कि मातृदेवी की पूजा होती थी, शायद उर्वरता की देवी, और एक पुरुष देवता भी जो एक मोहर पर योग मुद्रा में बैठे हैं और जानवरों से घिरे हैं, जिसे पशुपति शिव का रूप मानते हैं। हाँ, कई लोग उसे शिव का आदि रूप मानते हैं। और जैसा हमने कहा, लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड या वेदियां मिली हैं, तो अग्नि पूजा भी होती होगी। और मरने के बाद अंतिम संस्कार कैसे करते थे? ज्यादातर जगहों पर शवों को उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाकर दफनाया जाता था, सिर उत्तर की तरफ। अच्छा। पर कुछ अपवाद भी हैं, जैसे लोथल में कुछ कब्रें पूर्व पश्चिम दिशा में मिली हैं। कहीं कहीं बर्तन और गहने भी साथ में दफनाए मिले हैं। तो काफी कुछ पता है हमें, लेकिन फिर भी वो लिपि वाला सवाल तो है ही। और सबसे बड़ा सवाल, इतनी विकसित सभ्यता खत्म कैसे हो गई? हाँ, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। नोट्स में भी कई थ्योरीज दी हैं। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि भयंकर बाढ़ें आईं। सिंधु नदी वैसे भी रास्ता बदलती रहती है। मार्शल और मैके जैसे विद्वान बाढ़ को कारण मानते हैं। ओके। फिर एक थ्योरी आर्यों के आक्रमण की है। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने इसे सपोर्ट किया था। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। लेकिन इसके पक्के सबूत हैं क्या? बहुत ठोस नहीं, इस पर काफी विवाद है। फिर जलवायु परिवर्तन की बात भी होती है। क्लाइमेट चेंज मतलब सूखा वगैरह? हाँ, शायद बारिश कम हो गई हो, नदियां सूख गई हो। स्टीन और अमलानंद घोष जैसे विद्वान इस तरफ इशारा करते हैं। घग्गर हकरा नदी का सूखना एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। ये भी मुमकिन लगता है। और एक थ्योरी महामारी की भी है। कैनेडी जैसे कुछ मानव विज्ञानी मानते हैं कि शायद कोई बीमारी फैली हो। तो मतलब कोई एक जवाब नहीं है? नहीं, कोई एक सर्वमान्य कारण नहीं मिल पाया है। ज्यादा संभावना यही लगती है कि शायद इनमें से कई कारण एक साथ काम कर रहे थे। बाढ़ भी आई, मौसम भी बदला, व्यापार भी कम हुआ, धीरे धीरे शहर उजड़ गए। तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी। एक कमाल की शहरी सभ्यता। बिल्कुल, जिसकी प्लानिंग, जिसका व्यापार, जिसका समाज सब अपने समय से बहुत आगे था। और जिसका अंत आज भी हमें सोचने पे मजबूर करता है। सही कहा। ये याद दिलाता है कि इतिहास में कितना कुछ है जो हम अभी पूरी तरह नहीं जानते। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, इतनी सारी खोजें हुई, वो प्लांट शहर, वो बड़े बड़े स्नानागार, बंदरगाह, वो अनोखी मोहरें। हाँ, इनमें से कौन सी एक खोज या एक चीज है जो आपको लगता है कि प्राचीन शहरी जीवन के बारे में हमारी समझ को सबसे ज्यादा बदलती है या सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? सोचने वाली बात है।